नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अंडरवर्ल्ड के किस्से में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में चुनावी मौसम चल रहा है। जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हफ्ते हम राजनेताओं और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस की बात करें। भारत में राजनेताओं और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। राजनेता गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, तो वहीं गैंगस्टर्स राजनेताओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद लेते हैं अपने काले धंधे चलाने के लिए और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत के लगभग सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप लगाते आए हैं। तो आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स के इसी गठजोड़ पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से। बात 12 सितंबर 1992 की है। दक्षिण मुंबई के जे अस्पताल में एक बड़ा शूटआउट हुआ था। इस शूटआउट को अंजाम दिया था दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने। दरअसल दाऊद इब्राहिम अपने बहनोई की हत्या का बदला लेना चाहता था। दाऊद इब्राहिम का बहनोई था इब्राहिम पारकर, जिसकी की अरुण गौली गिरोह के शूटरों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने वाले शूटर मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती थे। शैलेश हल्दनकर नाम का शूटर था जो कि जे अस्पताल में उस वक्त भर्ती था और दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने उसको मारकर बदला लेने की प्लानिंग की। दाऊद के शूटरों की एक टीम ने जे अस्पताल पर हमला कर दिया और शैलेश हल्दनकर की तो उसमें हत्या कर ही दी, लेकिन उस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए और कई लोग घायल हुए। इस शूटआउट के बाद दाऊद गिरोह के जो सदस्य थे उन्होंने निकल भागने के लिए एक आला पॉलिटिशियन की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। यह राजनेता था कांग्रेस पार्टी का। मुंबई से ही सटा हुआ है भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का यह आदमी था जयंत सूर्यराव। इसकी सरकारी गाड़ी में बैठकर ये लोग वहां से निकल भागे। तो ये एक बड़ा मामला था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक आला नेता दाऊद इब्राहिम के गिरोह के शूटरों को एक बड़ी वारदात अंजाम करवाने में मदद कर रहा था और उनके निकल भागने में भी सहयोग कर रहा था। इस मामले में जयंत सूर्यराव को अदालत ने दोषी ठहराया था और उसे सजा भी दी थी। जे शूटआउट के बाद अब बात करते हैं दूसरे मामले की। यह मामला भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मुंबई से सटा हुआ एक उपनगर है उल्लासनगर। उल्लासनगर में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था पप्पू कालानी। इसका असली नाम था सुरेश कालानी, लेकिन लोग इसको पप्पू कालानी के नाम से बुलाते थे, पप्पू भाई के नाम से बुलाते थे। और इसने अपनी दहशत कायम कर रखी थी पूरे उल्लासनगर में। लोगों से जबरन उगाही करना, एक्सटॉर्शन करना, उन्हें डराना धमकाना, हत्या की कोशिश, जमीन पर जबरन कब्जा कर लेना, इस तरह के कुल 19 मामले पप्पू कालानी के खिलाफ दर्ज थे और उनमें से 8 मामले तो हत्या के ही थे। और ऐसे अपराधी को राजनीति में एंट्री दी कांग्रेस पार्टी ने। 1986 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने विधायक का चुनाव लड़ने का टिकट दिया पप्पू कालानी को और उस चुनाव में अपने बाहुबल के आधार पर पप्पू कालानी जीत कर भी आया और उसके बाद लगातार उसकी सियासी जीतों का सिलसिला बना रहा, क्योंकि वो अपने सामने किसी को भी उभरने नहीं देता था, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खड़े नहीं होने देता था और इस तरह से लगातार वो चुनाव जीतते गया। 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, तो ये शरद पवार के साथ में चला गया। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ये शरद पवार की एनसीपी में आ गया। साल 2004 में इसने आरपीआई के टिकट से चुनाव लड़ा और फिर एक बार विधायक चुना गया। इसकी टाडा के तहत भी गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल ये उम्रकैद की सजा काट रहा है हत्या के एक मामले में। 1992 में जब सुधाकर राव नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तमाम गैंगस्टरों के खिलाफ, तमाम अपराधियों के खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। कई गैंगस्टरों की उसमें गिरफ्तारियां हुई, कईयों पर दबिश डाली गई और उसमें पप्पू कालानी का भी नाम था। लेकिन अगर उस दौरान के अखबारों को खंगालेंगे
तो आप पाएंगे कि सुधाकर राव नाईक ने एक बयान दिया था और उसमें यह बताया था कि शरद पवार जो कि उस वक्त केंद्र में थे, उन्होंने सुधाकर राव नाईक को कहा था कि पप्पू कालानी के प्रति नरम रवैया अपनाया जाए, उसके साथ सख्ती ना बरती जाए। ऐसा सुधाकर राव नाईक ने आरोप लगाया था शरद पवार के ऊपर। पप्पू कालानी की तरह ही एक और गैंगस्टर को राजनीतिक शह मिली। इस गैंगस्टर का नाम है भाई ठाकुर। भाई ठाकुर का असली नाम है जयेंद्र ठाकुर और यह मुंबई से सटे वसई विरार के इलाके में रहता है। 80 के दशक में इसने भी पप्पू कालानी की तरह ही अपने इलाके में खुद की बड़ी दहशत कायम कर ली थी और इसके ऊपर हत्या, जबरन उगाही, डराने धमकाने के कई आरोप थे। और इसके साथ ही यह दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिए स्मगलिंग का भी काम करता था। दाऊद स्मगलिंग के लिए जो सोना चांदी भिजवाता था, उसको लैंडिंग करवाने का काम, वसई विरार के समुद्र तटों पर जो लैंडिंग होती थी, जो माल उतरवाने का काम होता था, वो भाई ठाकुर की ओर से करवाया जाता था। अपनी इन आपराधिक गतिविधियों के चलते भाई ठाकुर को जरूरत थी किसी राजनीतिक आका की और एक राजनीतिक ढाल की, और इसलिए भाई ठाकुर ने उस दौरान कांग्रेस के तब के नेताओं के साथ अपनी करीबी बढ़ाई और बहुत जल्द ही वो कामयाब हो गया अपने भाई हितेंद्र ठाकुर को कांग्रेस का सदस्य बनवाने में। और उसका भाई हितेंद्र ठाकुर 29 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी का विधायक चुना गया और इसके बाद कई बार हितेंद्र ठाकुर की सियासी जीतें हुई और कुछ साल बाद हितेंद्र ठाकुर ने खुद की अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम रखा बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी जो है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, बहुजन विकास आघाड़ी उसको समर्थन देती है। और फिलहाल अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बहुजन विकास आघाड़ी ने यूपीए को अपना समर्थन दिया है, उसका एक वो घटक दल है और पालघर संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं शिवसेना की। जब भी शिवसेना और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की बात होती है तो सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो है अरुण गौली का। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली शिवसेना का काफी करीबी माना जाता था और एक बार शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे ने तो खुलेआम एक सभा में ऐलान कर दिया था कि अगर उनके पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास में अरुण गौली है। यहां पर उनसे मतलब बाल ठाकरे का था कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि तब तक ऐसी इमेज बन चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी दाऊद को शह देती है और दाऊद इब्राहिम कांग्रेस पार्टी की वजह से ही इतना बड़ा डॉन बना है। इसमें खास करके जीआर खैरनार जो कि तत्कालीन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी थे और जिन्होंने दाऊद की कई इमारतों को तोड़ा था, उनके लगाए गए आरोपों ने अहम भूमिका निभाई थी। जीआर खैरनार का कहना था कि जब भी वो दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत करते थे तो ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस के लोग इस काम में अड़ंगा लगाते थे। तो 1995 में जो मुंबई में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले तक ऐसी इमेज बन गई थी कि कांग्रेस पार्टी और दाऊद गिरोह के बीच में नेक्सस है। दूसरी बात यह थी कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की इमेज हिंदू हृदय सम्राट की थी। शिवसेना को उन्होंने एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर पेश किया था और ऐसे में दाऊद इब्राहिम एक मुसलमान डॉन था जिसके ऊपर 12 मार्च 1993 की मुंबई बमकांड की साजिश में शामिल होने का भी आरोप था, साजिश रचने का आरोप था। तो वहीं दूसरी ओर अरुण गौली एक हिंदू शख्स था जिसके गिरोह के सदस्य भी हिंदू ही थे। तो एक मुस्लिम डॉन के खिलाफ बाल ठाकरे एक हिंदू डॉन को यानी कि अरुण गौली को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन बाल ठाकरे और अरुण गौली की ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक चली नहीं। 1995 के चुनाव में जब शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई तो उसके बाद अरुण गौली को ऐसे लगा कि उसे खुली छूट मिल गई है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसी के साथ मुंबई में एक बड़ा गैंग वॉर शुरू हो गया। तमाम गिरोह एक दूसरे के सदस्यों की हत्या करने लगे। इसके अलावा अरुण गौली का जो गिरोह है वो तमाम बिल्डरों को, मिल मालिकों को, कारोबारियों को उनको मारने लगा, डराने धमकाने लगा और शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई। ऐसे में सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ा और सरकार ने एनकाउंटर्स की नीति अपनाई और तमाम गुनहगारों को पकड़ पकड़ कर मारने लगी या उन्हें जेल में ठूसने लगी। तब अरुण गौली को यह लगा कि शायद शिवसेना जो है उसकी मदद करे और उसके शूटरों को मारे जाने से या जेल में जाने से बचाए।
लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया और अरुण गवली को लगा कि उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है, शिवसेना ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई और ऐसे में अरुण गवली ने राजनीतिक स्तर पर शिवसेना को शिकस्त देने की ठानी और उसने खुद की अपनी एक राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय सेना की शुरुआत की और शिवसेना को एक तरह से चुनौती दे दी। लेकिन उसकी ये राजनीतिक पार्टी ज्यादा टिक नहीं पाई। इस वक्त अरुण गवली शिवसेना के ही एक पार्षद की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाल ठाकरे के बाद अब बात करते हैं उनके भतीजे राज ठाकरे की। राज ठाकरे महाराष्ट्र की एक राजनीतिक पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके ये अध्यक्ष हैं और बीते लोकसभा चुनाव में इन्होंने मोदी को समर्थन दिया था और कहा था कि जहां जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां पर तो वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, लेकिन जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार हैं वहां वे अपने उम्मीदवार जरूर खड़े करेंगे। तो ऐसे में जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट है वहां से उन्होंने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था, महेश मांजरेकर। महेश मांजरेकर को खड़ा किया गया था शिवसेना के उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर के खिलाफ, जो कि फिलहाल इस इलाके से सांसद हैं। तो नॉर्थ वेस्ट मुंबई के जो उम्मीदवार थे एमएनएस के महेश मांजरेकर, वो एक जानी मानी हस्ती हैं। कई फिल्मों का उन्होंने डायरेक्शन किया है, जिसमें कि सबसे चर्चित फिल्म रही वास्तव, जो कि अंडरवर्ल्ड पर बनाई गई थी, संजय दत्त ने जिसमें अभिनय किया था। और इसके अलावा वो कई मराठी फिल्मों में और कई मराठी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। तो राज ठाकरे ने शिवसेना के उम्मीदवार के मुकाबले में महेश मांजरेकर को खड़ा किया, लेकिन जब उनको चुनाव में खड़ा किया गया तो फिर उनका इतिहास भी खंगाला गया और उस दौरान ये खबरें आई कि महेश मांजरेकर जो है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से संपर्क में थे और उन्होंने एक बार छोटा शकील से बात करके छोटा शकील के ऊपर फिल्म बनाने की भी पेशकश की थी। ये बात साल 2002 के आसपास की है, जब संजय दत्त, महेश मांजरेकर और उनके 3 और साथी मुंबई से शिरडी की ओर जा रहे थे और रास्ते में नासिक में एक होटल में रुके और वहां से संजय दत्त ने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील को फोन लगाया और बारी बारी से जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी ने छोटा शकील से बातचीत की। जब फोन महेश मांजरेकर के हाथ में दिया गया तो महेश मांजरेकर ने भी छोटा शकील से बात की और महेश मांजरेकर ने पेशकश की छोटा शकील से कि वो उन पर भी कोई फिल्म बनाना चाहता है। इसके जवाब में छोटा शकील ने यह कहा कि हाँ, मैं कुछ सीन तुम्हें भी दे दूंगा फिल्म बनाने के लिए। तो ये जो कन्वर्सेशन था इसको मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिया था और उस दौरान मुंबई की अदालत में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का एक मामला चल रहा था, जिसमें कि कई फिल्मी हस्तियों पर यह आरोप लगा था कि वो अंडरवर्ल्ड के पैसे से इस फिल्म को बना रही थी। कई लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी, उसमें भरत शाह जो कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और इसके अलावा बहुत बड़े डायमंड के कारोबारी भी थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उस मामले में बतौर सबूत इस कन्वर्सेशन को भी रखा गया था और साथ ही में महेश मांजरेकर, संजय दत्त वगैरह इन तमाम लोगों को, जो सभी लोगों ने जिन्होंने बात की थी छोटा शकील से, उनको बतौर गवाह भी पेश किया था। लेकिन लगभग सभी लोग इस मामले में गवाही से मुकर गए, उन्होंने गवाही नहीं दी। अब जहां तक महेश मांजरेकर का सवाल है तो यह कहना गलत होगा कि महेश मांजरेकर का रिश्ता था अंडरवर्ल्ड से, क्योंकि मुंबई पुलिस ने छोटा शकील से बात करने के आधार पर उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया और उस कन्वर्सेशन से यह भी बात सामने नहीं आ रही थी कि महेश मांजरेकर ने छोटा शकील के लिए कोई गैरकानूनी काम किया हो या फिर छोटा शकील जो संगठित अपराध का गिरोह चला रहा था उस गिरोह का महेश मांजरेकर सदस्य हो। लेकिन इतना जरूर है कि भले ही कानूनी तौर पर महेश मांजरेकर ना फंसे हों, लेकिन जब वे चुनाव लड़ने के लिए सामने आए तो उनके विरोधियों की ओर से ये बात जरूर उछाली जाती थी कि ये वो राजनेता हैं या ये वो अभिनेता हैं जिन्होंने की छोटा शकील से बात की थी और उन पर फिल्म बनाने की पेशकश की थी। चूंकि बात अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के रिश्तों पर हो रही है तो ऐसे में वोहरा कमेटी का जिक्र होना जरूरी है। 1993 में तत्कालीन होम सेक्रेटरी एनएन वोहरा ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड और भारत के कई बड़े राजनेताओं के बीच में रिश्ते हैं,
कैसे दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और ये रिश्ते कितने खतरनाक हैं, कितने गहरे हैं। कई बड़े राजनेताओं के नाम इस रिपोर्ट में आए थे और इस रिपोर्ट को संसद में टेबल भी किया गया था। इसके बाद कार्रवाई की जानी थी इस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स थी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है कई गहन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद में जो तमाम सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज थी उनसे इनपुट लेने के बाद में तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट में देश के कई बड़े राजनेताओं के नाम थे और बहुत ही विस्तार से यह बताया गया था कि किस राजनेता के किस अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ, किस गैंगस्टर के साथ किस तरह के रिश्ते हैं, किसने किसको किस तरह की मदद की, किसने पैसे की मदद की, किसने किसी दूसरे तरीके की मदद की। ये तमाम जानकारी इस वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर थी, लेकिन आज तक ये खबर नहीं आई है कि इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर किसी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। आज के एपिसोड में जिन अंडरवर्ल्ड गैंग्स और राजनेताओं की कहानियां मैंने आपको सुनाई वो मुंबई से जुड़े रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों के जो पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे राज्यों के जो आपराधिक गिरोह हैं, उनके बीच में रिश्ता ना रहा हो। उत्तर प्रदेश के कई पॉलिटिशियंस हैं, बिहार के, झारखंड के, हरियाणा के, पंजाब के और देश के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के रिश्ते राजनेताओं और अपराधियों के बीच में रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी अंडरवर्ल्ड के किसी और दिलचस्प किस्से के साथ।